हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू द स्टडी अलाइन। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि द स्टडी अलाइन चैनल पर हमने इतिहास की क्लास स्टार्ट कर दी गई है और उसका पूरा का पूरा सीरीज लाएंगे हम। और इस क्लास का जो बेस है यूपीएससी एग्जाम यानी आईएएस एग्जाम 2021 रखा है और इसको हम कुछ कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लेके चलेंगे ताकि वनडे एग्जाम्स को भी कवर किया जा सके। यूपीएससी एग्जाम के साथ में स्टेट पीसीएस एसएससी प्लस वनडे एग्जाम्स में रेलवे एसएससी 10+2 सभी एग्जाम्स को कवर किया जाएगा इस क्लास के तहत। और इससे रिलेटेड हम एक क्लास पहले ला चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री को डिस्कस किया था हमने। आई होप आपने वो क्लास देखी होगी और आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में हम एंशिएंट इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं जिसका पहला चैप्टर ह्यूमन एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर एंशिएंट इंडिया को किस प्रकार से हम स्टडी करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं आज का क्लास। तो डियर, जब हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया की, प्राचीन भारत की, तो इसको स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते हैं, हम कुछ क्लास में डिवाइड कर देते हैं और उस डिवीजन का जो बेस रखते हैं वो रखते हैं हम रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज स्रोत के आधार पर किस प्रकार से इसको विभाजित किया जाता है। तो जब इसके डिवीजन की बात करते हैं तो रिसोर्सेज के बेस पे हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरे को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और तीसरे को बोलते हैं हम हिस्टोरिक पीरियड। तो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है इसको हम इसकी स्टडी करते हैं हम 5 लाख बीसी से 3000 बीसी के टाइम पीरियड के बीच में। देन उसी प्रकार से जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है उसकी हम स्टडी करते हैं 3500 बीसी से 700 बीसी के बीच में। देन उसी प्रकार से हिस्टोरिक पीरियड की स्टडी करते हैं हम 1000 बीसी से टुडे इसमें लिखा है यानी प्रेजेंट तक। ऐसा क्यों बोला? तबकि हम एंशिएंट इंडिया को तो 1200 एडी तक ही पढ़ने वाले हैं, फिर इसको प्रेजेंट तक क्यों बोला? तो डियर देख लेते हैं इसको ऐसा क्यों बोला। इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो डियर, जब बात करते हैं हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की तो इसको 5 लाख बीसी से 300 बीसी तक ही क्यों पढ़ेंगे? तो इसका कारण है कि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था इसमें क्या था, रिसोर्सेज जो हमें मिले, इतिहास को जानने के जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं वो सारे के सारे क्या थे, इंस्ट्रूमेंट थे, यानी कि सारी की सारी वस्तुओं पर आधारित है। यानी किसी प्रकार की कोई लिखित व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे जिसके कारण हम इतिहास का पता लगा सके। यानी कि जो अगर इतिहास को इस फेज में जो जानेंगे तो सिर्फ वस्तुओं के आधार पर ही जानेंगे। जैसे अगर वस्तुओं की बात की जाए तो हमें उनमें मिलते हैं पोएट्रीज मिलती है, उनका रहने का तरीका मिलता है, जैसे कि ग्रुप बना के रहते थे, उनके वेपन्स मिलते हैं, किस प्रकार के वेपन्स यूज करते हैं, उनकी केव्स मिलती है, उनकी गुफाएं मिलती है, किस प्रकार के आश्रय या फिर वो घरों में रहते थे, किस प्रकार का हैबिटाट में रहते थे वो। तो इन सभी तमाम बातों से हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड का पता लगा। देन लेकिन उसी प्रकार से अगर इसके कंपेयर में देखा जाए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को तो इसका कैसे पता लगता है, इसमें चीजें लिखित हो गई, इसमें चीजें हमें लिखी मिली और वस्तुएं भी मिली। यानी एक तरीका तो हमें क्या हो गया कि थिंग्स से पता लगा यानी वस्तुओं से पता लगा, लेकिन दूसरा जो तरीका रिटर्न से पता लगता हमें लिखित वस्तुओं से पता लगता। लेकिन इसमें चीजें लिखित हो गई लेकिन उन्हें हमें पढ़ा नहीं जा सका। यानी कुछ इस प्रकार की लिपि, कुछ इस प्रकार की भाषा यूज की गई थी जिसे हम पढ़ नहीं पाए आज तक। तो इस वजह से जो ये टाइम ड्यूरेशन रखते हैं हम 3500 बीसी से 700 बीसी के मध्य की जो चीजें मिली थी हमें लिखी लिखाई तो मिली लेकिन वो उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। देन अगर उसी प्रकार से बात करें हिस्टोरिक पीरियड की तो इसमें क्या चीजें लिखी गई, प्रॉपर वे में डेट वगैरह यूज की गई और कई सारे इंस्ट्रूमेंट भी लिखे गए, उनपे या डेट वगैरह मेंशन की गई, जिस वजह से हम इतिहास का भलीभांति रूप से पता लगाया जा सकता है। आई होप आपको एक क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम एंशिएंट इंडिया को आगे लेके चलने वाला है। तो कई स्टूडेंट के माइंड में आया होगा कि सर ये बीसी एडी क्या है, तो आइए इन्हें भी देख लेते हैं हम बिना किसी देरी के। तो डियर, जब हम इन टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं बीसी एडी की तो आइए इन्हें समझ लेते हैं। तो डियर, इन्हें समझने से पहले हम आपको कुछ फ्लो चार्ट बता देते हैं इसको कैसे समझना है। तो इसको कुछ इस प्रकार से समझना है कि हम जब टाइम पीरियड की स्टडी करते हैं इतिहास में तो क्या करते हैं, जीरो टाइम पीरियड से इधर का जो टाइम पीरियड होता है इसको प्लस में काउंट करते हैं, इसको माइनस में काउंट करते हैं। जिसे माइनस में काउंट करते हैं उसको बीसी बोलते हैं और जिसे प्लस में काउंट करते हैं एडी बोलते हैं या फिर इसको सीई बोल देते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जीरो टाइम पीरियड रखा गया है वो हमने कब से रखा गया है, इसको क्रिश्चियन के वर्थ से रखा गया है। कब से रखा गया? क्रिश्चियन वर्थ, यानी कि जो आपके ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था उससे इस टाइम पीरियड को काउंट करते हैं। यानी कि ईसा मसीह जी का जब जन्म हुआ, जब इंटेलेक्चुअल पर्सन पैदा हुए तो उनके द्वारा लगाया गया कि इस टाइम पीरियड से अच्छा रहेगा अगर टाइम को हम काउंट करेंगे। तो जब ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था उससे आगे का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रिश्चियन एरा बोलते हैं या एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं। लेकिन उससे पहले का यानी उसके पीछे का जो टाइम पीरियड हम काउंट करते हैं उसको किसमें करते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि आपके क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात, जो आप इस प्रकार से इस फ्लो चार्ट में देख भी
देख भी पा रहे होंगे, ये BC लिख रखा है, BCE लिख रखा है एंड AD लिख रखा है, CE लिख रखा है। ठीक है डियर, तो ये देख रहे हैं यहाँ से 0 टाइम पीरियड हो गया, इधर क्रिश्चियन या आपके ईसा मसीह जी का जन्म हो गया, इससे पहले आगे का एनो डोमिनी होगा या कॉमन एरा बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको क्रिश्चियन एरा भी बोल सकते हैं। अगर इसको बात की जाए तो इसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। अगर इनके फुल फॉर्म के रूप में देखा तो एडी को एनो डोमिनी के नाम से जानते हैं, BC को बिफोर क्राइस्ट के रूप में जानते हैं और BCE को बिफोर क्रिश्चियन एरा के नाम से। उसी प्रकार से एक टर्मोलॉजी और होती है जिसको BP बोलते हैं, इसको बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले की बात की गई। आई होप आपको ये सारी की सारी टर्म्स थी जो समझ में आई होगी। इसको पहले डिस्कस करने का कारण यह था कि ये इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है जब स्टडी करेंगे, तो आई होप आपके माइंड में क्लियरिटी आई होगी इनसे संबंधित। चलते हैं अब हमारे डिस्कशन की ओर। तो डियर, जो नेक्स्ट सेगमेंट के रूप में देखते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं आखिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है इतिहास का या फिर एंशिएंट इंडिया का, जिसको हम देखने वाले हैं। तो इसमें बात की गई द स्टडी एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर सेवरल रीजन। इसमें कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमको इसका सिग्निफिकेंस मिलता है या फिर इसके हमें फायदे हैं। तो क्या क्या फायदे देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो एंशिएंट इंडिया वो हमको बताती है कि पीपल डेवलप के, जो मानव का विकास हुआ वो कैसे हुआ, अर्लीस्ट कल्चर, इनका जो कल्चर था, इसकी जो संस्कृति थी वो कैसे विकसित हुई। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए तो हाउ टू बिगैन अंडरटेकिंग एग्रीकल्चर, इनमें एग्रीकल्चर या कृषि का कैसे विकास हुआ। स्टॉक राइजिंग, इनमें स्टॉक्स का या गैदरिंग, फूड गैदरिंग वगैरह कैसे डेवलप हुई। विथ मेड लाइफ सोर्स एंड सेटल्ड, इनका कैसे सेटलमेंट हुआ। देन उसी प्रकार से अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की, तो इसमें बात किया कि डिस्कवर यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज, और इनके द्वारा किस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग किया गया, नहीं किया गया। इनकी जीवन शैली कैसी थी, इनका लाइवलीहुड कैसा था, इनकी आजीविका कैसे चलती थी, इन तमाम बातों को देखते हैं। देन उसी प्रकार से बात की गई है इसमें वी गेट एन आइडिया हाउ टू एंशिएंट इनहेबिटेंट अरेंजमेंट ऑफ फूड, और ये किस प्रकार से फूड का अरेंजमेंट करते थे, किस प्रकार से शेल्टर का अरेंजमेंट करते थे, यानी किस प्रकार से घर वगैरह बनाते थे, अपनी गुफाएं वगैरह बनाते थे। ट्रांसपोर्ट, किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। लर्न हाउ टू टुक फार्मिंग, और इनके द्वारा खेती के बारे में कैसे अध्ययन किए गए, कैसे रिसर्च की गई। स्पिनिंग, वेविंग, देन उसी प्रकार से मेटल वर्किंग एंड लाइक हाउ टू क्लियर फॉरेस्ट्री, किस प्रकार से इनके द्वारा फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर किए गए। तो ये सभी तमाम चीजें हैं जो इनके महत्व को दर्शाती, यानी इन सभी तमाम चीजों को हम इतिहास के अध्ययन से, एंशिएंट हिस्ट्री के स्टडी से हम क्या इनको जान पाएंगे। देन अगर इसी प्रकार से बात की जाए तो इसमें कहा गया पीपल आर नॉट कंसिडर्ड सिविलाइज अनलेस द नो हाउ टू राइट, और ये किस प्रकार से लिखना विखना स्टार्ट किए, किस प्रकार से सिविलाइज हुए। तो ये सभी तमाम चीजें हैं जिनका हमें इस एंशिएंट इंडिया की स्टडी से हमें पता लगता है। आई होप आपको ये तमाम चीजें समझ में आई होगी कि ये तमाम चीजें हैं जिनका हमें इतिहास के अध्ययन से पता लगता है। देन अगर हम बात करते हैं एग्जाम की, रिटर्न एग्जाम की, अगर यूपीएससी की, तो आप सिग्निफिकेंस को डायरेक्ट यहाँ से मेंशन कर सकते हैं इन पांचों के पांचों पॉइंट्स को। ठीक है, और कल्चर के बारे में स्टेटमेंट फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है डियर, कि इनका लाइवलीहुड कैसा था, इनके एग्रीकल्चर कैसी थी, ये तमाम चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ एंशिएंट इंडिया की स्टडी करने वाले हैं। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हम आज का डिस्कशन, जिसमें हम एंशिएंट इंडिया का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी कि मानव विकास किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से नहीं हुआ। तो ये सभी तमाम चीजें हम इसमें देख लेते हैं। तो आज का क्लास हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन पर आधारित रहने वाला है, मानव विकास पर आधारित रहने वाला। आइए इनको जान लेते हैं एक एक करके। तो डियर, इसमें देख लेते हैं, इसमें बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ अबाउट 3 मिलियन और 5000 ईयर अगो। अगर ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, यानी कि अगर मानव का जो विकास हुआ था पृथ्वी पर, तो वो सबसे पहले 3 मिलियन या 500 ईयर पहले, यानी कि अगर इसको अप्रोक्सीमेट लिया जाए तो कुल मिलाकर 5 लाख BC से ही मानव की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पर। अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो ये चैप्टर आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपके इतिहास का तो पार्ट है ही है, साथ में आपके जो जूलॉजी होती है, साइंस का भी पार्ट है ये। तो साइंस में इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं और इतिहास में भी आपको इसको, तो सारा का सारा आपको अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन समझाया जाएगा। तो चलते हैं हम डिस्कशन की ओर। तो इसमें बताया गया है कि लाइफ ऑन अर्थ
द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। अगर विकास की बात की जाती है तो इसमें कब देखा गया है, इसमें 3 बिलियन ईयर अगो इसको देखा गया था। देन अगर उसी प्रकार से नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें बात की गई ह्यूमन लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑन अर्थ इज द इवेंट ऑफ एवरी ओल्ड पीरियड। तो अगर इसको बात किया जाए तो कितना पुराना है, तो इसमें बात की अप्रोक्सीमेट 26 लाख बीसी यानी 26 लाख साल पहले क्या किया गया, मानव रूप में आ गया था। यानी कि पहले तो क्या एनिमल्स वगैरह या ऑर्गेनिज्म के रूप में उत्पत्ति हुई थी जीवों की। तो जब आप इवोल्यूशन देखेंगे, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखेंगे जूलॉजी में, जो साइंस का पार्ट है, तो उसमें आपको ये चीजें समझ में आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर ह्यूमन इवोल्यूशन की बात की जाए तो इसमें 26 लाख बीसी की बात की जाती है। इसमें क्या हुआ था, जो जीव जंतु थे, जो ऑर्गेनिज्म से उससे क्या हुआ, मानव की ओर क्या हुआ, हम विकास की ओर चले गए थे। देन अगर उसी प्रकार से नेक्स्ट सेगमेंट की बात की जाए तो इसमें बताया इट इज द अर्ली नाउ एज एंसेस्टर ऑफ मैन। तो इसी में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन एंसेस्टर्स रहे, कौन कौन हमारे पूर्वज रहे मनुष्यों के, तो उन सब की बात की जाएगी। दे वर फाउंड इन सम पार्ट ऑफ अफ्रीका। अगर ये कहाँ कहाँ पे पाए गए, तो इसमें अफ्रीका वाले रीजन में पाए गए, एशिया वाले रीजन में पाए गए और यूरोप वाले रीजन में। इनके जो फॉसिल्स हैं, इनके जो जीवाश्म है वो क्या देखे गए, कौन कौन सी जगह पे देखे गए, अफ्रीका में देखे गए थे, एशिया में देखे गए थे और यूरोप में इनके फॉसिल पाए गए। ह्यूमन लाइफ इवोल्यूशन इन फॉलोइंग स्टेट। और अब इसको हम एक तमाम स्टेटमेंट दे रखी है, उनके माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख ही पा रहे होंगे, ये हमारा फर्स्ट ह्यूमन है जो आपके प्रिमिटिव ह्यूमन से डेवलप हुआ है, यानी कि जो आपके आदि मानव थे, या फिर आपकी बात की जाए तो बंदरों से या प्राइमेट से जो डेवलपमेंट देखा गया तो कुछ इस प्रकार का था जो हमारा पहला मानव दिखता। तो आइए इसको स्टेटमेंट देख लेते हैं, जिसमें बताया गया था फर्स्ट एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन फ्रॉम प्राइमेट्स। यानी कि जो पहला मानव था, जो हमारा पहला मानव विकसित हुआ प्राइमेट से या बंदरों से, तो वो उसका नाम क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। क्या नाम था, यानी कि जो मानव की ओर जो विकसित होंगे, जो पहला मानव विकसित होगा उसको क्या नाम दिया गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस दिया गया। यानी कि बंदर से जो मानव की ओर आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, पहला ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो नाम है, जो स्टेटमेंट है, वो वनडे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि जो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, जो प्राइमेट्स थे, जो बंदर थे, उनसे जो पहला मानव था किस प्रकार से विकसित हुआ या उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अगर इसमें फीचर्स की बात करते हैं तो फीचर्स के रूप में इसमें बताया गया कि जो पहला मानव था ये, अगर इसको फाउंड की बात की जाए, इसके जो पहली बार इसको देखा गया तो 1920 में फॉसिल मिला था इसका। 1920 में इसका फॉसिल मिला था, किसका, आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस का। और वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, तो उसकी बात की जाए तो रेमंड डॉट नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिनके द्वारा इसको क्या किया गया, जाना गया, यानी पहला मानव इनके द्वारा खोजा गया और उनकी स्टडी की गई। देन अगर उसी प्रकार से नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इसमें बताया गया कि दे इनहेबिटेड द अफ्रीका मेनलैंड। और जो इसका मेन हैबिटेट था, जो इनका आवास था, वो कहाँ पे देखा गया, अफ्रीका मेनलैंड में देखा गया। अगर इसके ब्रेन साइज की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले जो ब्रेन साइज था इसका 450 से 700 सीसी था, जिसे क्रेनियल कोर के रूप में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट के रूप में भी आपसे पूछ ली जाती है, तो देख ही सकते हैं। तो इस प्रकार का जो जिनका ब्रेन साइज मिला था, तो वो कुछ इस प्रकार से था। इनका जो मैक्सिलरी और मैंडिबल वाला पार्ट था, तो ये ऊपर वाला जबड़ा है इसको मैक्सिलरी बोलते हैं, नीचे वाला जबड़ा है इसको मैंडिबल बोलते हैं। तो जो मैक्सिलरी और मैंडिबल वाला पार्ट था, ये क्या, माउथ में बहुत ज्यादा हिस्सा आगे की ओर निकला होता था। और जो इनका आई वाले पार्ट थे, जो आंख वाला हिस्सा था, वो आगे की ओर दसा होता था, छोटा ललाट होता था, लंबे बाल होते थे शरीर पर, ठीक है। और पैर की साइज एज ए मंकी होता था। इनका हैंड प्रॉपर वे में ग्रिप नहीं बन पाती थी। तो ये सभी तमाम इसके फीचर है जो भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आई होप आपको ये तमाम फीचर समझ में आए होंगे। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट ह्यूमन की ओर, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस से कौन सा ह्यूमन था जो डेवलप हुआ। यदि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद में हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें आता है आपका, पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस का एक फीचर रहा है वो देख लेते हैं। तो इसमें बात किया गया दीज वर 1.2 मीटर टॉल। अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो 1.2 मीटर लंबा था जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। दे हैड लार्ज जॉस एंड ह्यूमन लाइक टीथ। जो आपको बताया अभी कि जो मैंडिबल मैक्सिलरी वाला पार्ट था वो लंबा हुआ करता था एज कंपेयर आज के ह्यूमन के। तो ये सभी तमाम चीजें थी। देन अगर इसी प्रकार से नेक्स्ट ह्यूमन की बात की जाए तो जो नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ ऑस्ट्रेलोपिथेकस से, तो हम किधर गए थे, होमो हैबिलस की ओर गए थे। अब ये होमो हैबिलस क्या, तो आप ये पिक्चर में देख ही पा रहे हो होमो हैबिलस का
किस प्रकार से इनका भी प्रॉपर वे में जो हैंड ग्रिप नहीं बनती थी, इनका बैकबोन का साइज भी एकदम प्रॉपर वे में सही नहीं हो पाया था, ठीक है, इनका हैंड वगैरह कैसे था, ठीक है ना। तो ये सभी तमाम चीजें आप देख रहे होंगे। और इनका जो झगड़ा वगैरह था जो, तो वो धीरे धीरे अंदर की ओर दशा आंखें आगे की ओर आया, तो ताकि इनका लुक काफी अच्छा होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। तो हम अभिलाष की जब बात करते थे इसके ब्रेन साइज को देख लेते हैं। तो ब्रेन साइज की बात करते हैं तो 500 से 700 सीसी का था क्रेनियल कोर में पाया गया, यानी कि इनका ब्रेन का साइज बढ़ा। उनका कितना था, 450 सीसी था। तो उनसे इनका ब्रेन का साइज बढ़ा, यानी इनकी सोचने समझने की क्षमताएं बढ़ी, ये वेपन्स वगैरह की ओर बढ़े, वेपन्स वगैरह यूज करने लगे। देन उसी प्रकार से बात किया गया, ही हैज ए साइलेंटली लार्ज ब्रेन एंड स्मॉलर फेस, इनका ब्रेन की साइज छोटे होने लगी, टीथ छोटे होने लगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और ओल्डर ह्यूमन स्पेसिस, यानी उनसे अच्छे दिखने लगे, उनसे ब्रेन यानी अपने दिमाग का ज्यादा यूज करने लगे। देन उसी प्रकार से बात की जाए, बट इट स्टिल रिटेल सम ऐप लाइक फीचर्स, लेकिन इसमें कुछ लक्षण अभी भी कैसे देखे जाते थे, बंदरों जैसे देखे जा सकते, इंक्लूडिंग लॉन्ग आर्म्स एंड मॉडरेट प्रोएंथिक फेस, है ना, ठीक है। तो अरे इनका फेस था क्या, उनके कंपेयर में थोड़ा लुभावना है, अच्छा देखा। तो ये सभी तमाम चीजें आप देख पाए होंगे कि अभी तक क्या इनमें आपके बंदरों जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी बैकबोन की साइज हल्की सीधी होने लगी थी, ये थोड़े चलने लगे दूर दूर तक। लेकिन अगर आगे बात करते हैं दूसरे जो नेक्स्ट ह्यूमन की, यानी होमो हबिलस के बाद जो डेवलप हुआ तो वो था आपका होमो इरेक्टस। यदि होमो इरेक्टस की बात की जाए तो इसमें बात की गया लिव्ड फ्रॉम अबाउट 2 मिलियन ईयर अगो, यानी कि 25,000 साल पहले इनको देखा गया होमो इरेक्टस को। और इसमें बात की जाए इनकी स्थिति की कहाँ पे पाया गया, तो ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप वाले रीजन में इनको देखा गया। इनके फॉसिल्स मिले, इनके जीवाश्म मिले। और देन उसी प्रकार से इनके बात की जाए अपीयरेंस की, तो इसमें इनकी जो बॉडी थी ह्यूमन लाइक बॉडी थी, यानी कि इनकी जो बैकबोन का साइज था वो क्या सीधा होने लगा, जिसकी वजह से दूर तक गमन करने लगे। इनकी ब्रेन का साइज और डेवलप हुआ। अगर ब्रेन के साइज की बात की जाए इसमें तो 500 यदि इनके ब्रेन के साइज की बात की जाए तो 550 से 1250 सेंटीमीटर क्यूबिक हो गया था, या सीसी हो गया था, क्रेनियल कोर हो गया था, यानी कि इनकी सोचने समझने की क्षमताएं और डेवलप हो गई थी, यानी कि जो होमो हैबिलस था आपका उसके कंपेयर में और ज्यादा अच्छी तरह से सोच पा रहा था, ठीक है। और इनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो एज लाइक ह्यूमन था, यानी कि मानव जैसे दिखने लगे, जिसकी वजह से अगर इनका ब्रेन डेवलप हुआ तो ये वेपन्स वगैरह यूज करने लगे, और जो फूड गैदरिंग वगैरह था वो करने लगे। देन अगर उसी प्रकार से अगर जो मोस्ट इनका जो फीचर के रूप में देखा जाता है तो वो क्या देखा जाता है इसमें बात की गई कि इन्हीं के द्वारा सबसे पहले आग की क्या की गई थी, खोज की गई थी, जो आपके होमो इरेक्टस मानव थे, ठीक है। इन्हीं के द्वारा आग वगैरह या खाना पका के खाया जाने लगा। तो इसमें बताया गया है आपको गोरोराइजिंग लार्ज फेस, इनका फेस बड़ा होने लगा, नो चीन, लेकिन अभी तक इनकी जो चीन थी थोड़ी थी वो दिखाई नहीं देने लगी। इनकी बैकबोन ठीक हो गई थी, और जो इनके पंजे का स्ट्रक्चर था वो कुछ हद तक मानव की तरह विकसित हो गया, जिसकी वजह से वेपन्स को अच्छी तरह पकड़ सकते थे। अभी तक तो क्या नॉर्मल पत्थर यूज करते थे, लेकिन अब क्या यहाँ पे होमो इरेक्टस था वो वेपन्स को क्या गढ़ाई करने लग गया है, उनको धारदार बनाने लग गया, ताकि उनको जो ऑर्गेनिज्म है जो या अपना हंटिंग वगैरह करनी होती थी वो उसमें आसानी हो जाए, जो धारदार हथियार वगैरह यूज करेंगे तो, ठीक है। और इसकी वजह से इनको जो हैबिटाट था, जो कैब वगैरह इनके द्वारा बनाई जाती थी, उनको अच्छी तरह से तोड़ा फोड़ा जा सकता था। तो ये सब जो ज्यादातर डेवलपमेंट देखा गया तो आप कहाँ पे देखा गया, होमो इरेक्टस के ड्यूरेशन में देखा गया। अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो 1.4 से 1.8 मीटर इसकी हाइट देखी जाती है, यानी कि ह्यूमन जो आज का ह्यूमन है उसके कुछ अप्रोक्सीमेट ये आ गया है। तो ये तमाम फीचर थे जो देखे गए। अगर इनके फेस की बात की जाए तो जो मैक्सिलरी मैंडिबल वाला पार्ट था वो एज मानव की तरह दिखने लगा कुछ, यानी कि आदि मानव की ओर चला गया, यानी आधा मानव हो गया और आधा प्रिमिटिव या प्राइमेट की तरह दिखने लगा। इनकी पूंछ का साइज धीरे धीरे लुप्त होने लगा, और पैरों का जो आगे के पंजे बड़े होते थे जिनकी वजह से ये प्रॉपर वे में भाग नहीं पाते थे, तो इनके वो साइज छोटा हुआ, हाथों का साइज छोटा हुआ, जिसकी वजह से चीजों को अच्छी तरह ग्रिप करने लगे और दूर दूर तक जाने लगे, हंटिंग अच्छी तरह करने लगे। और इनमें जो देखा जाता है तो हल्का फुल्का जो ग्रुपिंग व्यवस्था थी, यानी कल्चर की बात की जाए तो ग्रुप बना के भी
रहने लग गए थे, ताकि ये अदर जो डेंजर्स एनिमल्स होते थे वो उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। देन अगर उसी प्रकार से डेवलपमेंट की बात की जाए तो नेक्स्ट जो हमारा वो है आपका निएंडरथल। कौन सा है आपका? निएंडरथल मानव है। अब इसके क्या क्या फीचर्स हैं इनको देख लेते हैं। तो निएंडरथल था जो आपका होमो इरेक्टर से डेवलप मानव था, ठीक है, चौथे नंबर का मानव था। तो इसमें जो बात की जाए तो ये देखो एकदम ह्यूमन की तरह पूरा का पूरा डेवलप हो गया, सारी चीजें ग्रिप वगैरह अच्छी तरह बनने लगी, वेपन्स अच्छी तरह के यूज करने लगे। तो इसमें देख लेते हैं निएंडरथल थॉटफुली ब्रेन देयर डेड। तो इनमें क्या थॉट्स डेवलप होने लगे, इनमें विचार आने लगे, विचार आने की वजह से क्या हुआ, ये वेपन्स वगैरह को अच्छी तरह यूज करने लगे। और इनमें कल्चरली डेवलपमेंट होता है। क्या होता है इनमें? कल्चर डेवलप होने लगता है, ग्रुप में रहने लगते हैं। और जो इनके पर्सन्स थे, जो इनके ग्रुप के व्यक्ति थे, वो जो उनकी डेथ हो जाती थी उन्हें प्रॉपर वे में दफनाया जाता था और उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था और एक दूसरे को। और इनमें क्या था, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम भी देखने को मिलेगा। और सर इतने जल्दी पॉलिटिकल सिस्टम कैसे आ गया? तो ऐसे आया पॉलिटिकल सिस्टम कि ये जब ग्रुपिंग में रहते थे, तो ग्रुपिंग में क्यों रहने लगे? पहली बात तो क्योंकि इनका जब ब्रेन डेवलप हुआ तो इनमें सोचने की क्षमता डेवलप हुई कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अदर डेंजर्स ऑर्गेनिज्म से या फिर एनिमल्स से। तो एक ग्रुप में रहेंगे तो अच्छी तरह से बड़े बड़े एनिमल को जो बात की जाए तो मेमथ जो हाथी की तरह दिखता था, एक एनिमल होता था, बहुत बड़ा होता था, हाथी की कंपेयर में काफी बड़ा लार्ज साइज होता था उसका, लेकिन वो दिखता हाथी की तरह था। ठीक है, वो पिक्चर सेट नहीं किया, अगली क्लास में कर देंगे उसको। तो ग्रुप की वजह से उन्हें बड़ी आसानी से टैकल कर लेते थे, ठीक है भैया। और उसकी वजह से क्या होता था, जैसे कि इनमें महिलाएं वगैरह होती थी, बच्चों को जन्म देती थी, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोगों को रख दिया जाता था, कुछ लोग बाहर हंटिंग के लिए जाते थे, कुछ गैदर फूड को प्रोटेक्ट करते थे। तो ये सभी क्या एक प्रकार का जो पॉलिटिकल सिस्टम जो स्टार्ट होगा तो यहीं से देखा जाएगा कि जो क्या जो क्लास होगी, तो जो बाहर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के जो लोग होंगे उनको अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवा दी जाएगी और जो घर पे रहेंगे वो अदर काम करें, यानी सबका वर्क को क्या कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया। ठीक है डियर, यानी कल्चर ठीक ठाक रूप से यहाँ पे डेवलप हो गया था। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए नेक्स्ट, और अगर इसमें अदर फीचर की बात की जाए तो इसमें बताया गया देवर आर्टिस्ट, यानी कि यहाँ पे कला भी डेवलप हो गई थी, यानी ये चित्रकारी भी करने लग गए थे। तो जिसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो आपने भीमबेटका की गुफा का नाम सुना होगा, भीमबेटका केव्स का नाम सुना होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि पेंटिंग्स यूज की गई, कुछ इस प्रकार की पेंटिंग्स यूज की गई इस प्रकार से, और उसमें नेचुरल कलर यूज किए गए हैं। तो देखा होगा तो ये सारी पेंटिंग्स भी इनके द्वारा डेवलप की जाए। और जो पेंटिंग डेवलप की जाती है, पेंटिंग में आप कुछ देख पाएंगे, इधर देखिए थोड़ा सा, तो इस प्रकार से क्या किया जाता था, घेरा बना लिया जाता था। कल्चर की बात कर रहे हैं डियर यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से क्या कर लिया जाता था, घेरा बना लिया जाता था कुछ ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना डियर। और यहाँ पे क्या बड़ा एनिमल होता था तो इसको चारों तरफ से क्या किया जाता था, इसको घेरा बना के इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। तो ये क्या करते थे, टीचिंग भी करते थे, यानी कि ये इनके द्वारा बताया जाता था कि हम जो ऐसे घेरा वगैरह बनाएंगे तो बड़े एनिमल्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनमें क्या चीजें अच्छी तरह डेवलप हो चुकी थी, ठीक है ना। तो ये क्या पेंटिंग के माध्यम से भी समझाते थे, तो पेंटिंग में इंटरेस्ट रखने लगा। देन बात की जाए दे कुड कंट्रोल फायर, और आग को भी क्या, पहले तो क्या होता था जंगलों में कहीं भी आग लगा दिया जाते थे, अब क्या हो गया, जैसे प्रॉपर पत्थर वगैरह यूज करके आग जलाने लगे, उसमें पका के खाने लगे फूड वगैरह को, जो भी पहले कच्चा मांस यूज करते थे, ठीक है डियर। देन अगर उसी प्रकार से नेक्स्ट फीचर की बात की जाए, दे वर स्किल्ड ह्यूमन या स्किल्ड हंटर। तो हंटिंग की हमने अभी बात की है, तो ये क्या स्किल्ड हंटिंग करने लग गए अब। अभी से पहले तो क्या होता था, इंडिविजुअल या एक दो जाके अनऑर्गेनाइज तरीके से हंटिंग करते थे, जिसकी वजह से काफी लोग इनके भी मारे जाते थे। जैसे कोई आक्रामक रूप का एनिमल मिल गया तो वो क्या करेगा, इनको भी एक दो को समटा देता था, ठीक है, या निपटा देता था, ठीक है डियर। तो उसी प्रकार से अब ये क्या, जब ऑर्गेनाइज करने लगेंगे, विद स्किल करने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, काफी अच्छी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। देन अगर उसी प्रकार से नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इसमें निएंडरथल शेयर ए जेनेटिक ट्रेड्स विथ बुली मूवमेंट्स। और क्या हो गया, इनमें जेनेटिक ट्रेड्स का भी क्या होने लगा, ट्रांसफर होने लगा। अगर इसमें फीचर्स की बात की जाए, बॉडी फीचर्स की, तो इनका जो ब्रेन था वो 1200 सीसी के समथिंग पहुंच गया था। इनका जो जबड़े वाला पार्ट था तो वो भी काफी अंदर दसा हुआ था, काफी लुक अच्छा लगने लगा, आंखें एकदम बाहर की ओर, नोज का एकदम साइज फिक्स होने लगा, मसल्स वगैरह डेवलप होने लगी, और हाथों का जो ग्रिप था, जो फिंगर्स थी, वो अच्छी तरह से प्रॉपर वे में वेपन्स को पकड़ने में उपयुक्त होने लगी। और जो पैरों की फिंगर्स वगैरह थी वो भी अच्छी तरह यूज हुई, जिसकी वजह से
काफी रन कर सकते हैं, दूर 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 तक, दूर दराज तक क्या कर सकते हैं, आ जा सकते थे। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए ह्यूमन बेरेड बेथ नियंडरथल क्यूकली, और ये क्या करने लगे तो क्या हुआ, ये ब्रेड वगैरह यूज करने लग गए, ठीक है। बी इनहेरिटेड हेल्थ इशू फ्रॉम देम, और इनमें हेल्थ इशू के लिए भी क्या होगा, कौन सा होगा, तरह तरह की क्या पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह यूज करने लगे, यानी कि हम धीरे धीरे एग्रीकल्चर की ओर जाएंगे। देन अगर उसी प्रकार से बात किया, आई होप आपको इसके सारे के सारे तमाम फीचर थे जो समझ में आए होंगे। देन अगर नेक्स्ट फीचर या नेक्स्ट ह्यूमन की बात की जाए तो वो था आपका होमोसेपियंस, यानी आज का मानव हम डेवलप हो चुके थे निएंडरथल के बाद में। तो आप देख ही पा रहे होंगे किसी प्रकार से सारी चीजें जो देख पा रहे होंगे, किसी प्रकार के पोर्ट्रेट मोड वगैरह ब्यूटी वगैरह सारी चीजें हम समझने लग गए, यानी हमारा ब्रेन था जो प्रॉपर वे में डेवलप हुआ, तमाम चीजें हम विकसित हो गई। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा आज का जो ह्यूमन ओव्यूलेशन था। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। उससे पहले कुछ टर्मोलॉजी दी गई है, कुछ नोट एड किया गया है, उसको समझ लेते हैं क्या है आखिर। तो इसमें बताया गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन विक्रम एरा एंड साक्य एरा। अब ये क्या होते हैं, ये भी कुछ टाइम पीरियड को काउंट करने की जो हमारे पास पैमाना है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो डी टाइम पीरियड को काउंट करने के लिए हम हमारे द्वारा ये भी यूज किया जाता है विक्रम पीरियड। विक्रम पीरियड क्या है कि हमारे एक मोनार्क थे, एक राजा थे, तो जिनके टाइम पीरियड से बाद में इसको यूज किया जाता है। उसी प्रकार से शाक्य एरा था एक, यानी शाक्य डायनेस्टी थी, तो उनके द्वारा जो कैलेंडर बनाया गया, जो टाइम बनाया गया, तो उसको अध्ययन करते हैं हम इसमें। तो इसको कैसे अध्ययन करते हैं, तो इसको कुछ इस प्रकार से अध्ययन करते हैं कि अगर हम बात की जाए प्रेजेंट में, कि प्रेजेंट में कौन सा संवत चल रहा है, तो प्रेजेंट में संवत की बात की जाए तो इसमें कुछ इस प्रकार से, अगर 2021 की बात की जाए तो 2021 में से माइनस कर दो कितने, 78, तो आपका शाक्य आ जाएगा, ठीक है। कौन सा आ जाएगा आपका 1942 शाक्य, यानी 1942 शक संवत चल रहा है इस समय पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों यूज किया जा रहा है या क्यों बताना जरूरी था इसका, क्योंकि हमारे जितने भी पुराने अभिलेख वगैरह मिले उसमें काफी जगह इसको देखा गया, मेंशन किया गया, इस वजह से इसको जानना जरूरी हो जाता है। उसी प्रकार से आपका विक्रम संवत है, तो उसी प्रकार से हम विक्रम संवत को यूज करते हैं। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो कुछ 153 ईयर्स का इनके बीच में अंतर देखा जाता है। आई होप आपको ये दोनों के दोनों जो टाइम काउंट करने की जो पैमाना था वो समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आगे डिस्कशन। तो डियर आज का डिस्कशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तमाम चीजें थी, तमाम फीचर थे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं पुनः। अगर हम देखने की बात करते हैं तो हमारा एवोल्यूशन कुछ इस प्रकार से देखा जाता है कि सबसे पहले जो हम प्रिमिटिव रूप में थे या प्राइमेट रूप में थे, जो बंदर रूप में देखे गए थे, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती थी। ऐसा हमारा स्कल होता था, ऐसे हमारे लेग हैंड की स्ट्रक्चर, हैंड लिम्स और फोर लिम्स की जो स्ट्रक्चर होती थी, इसी प्रकार से हमारे ऐसे इस प्रकार से हम यहाँ तक डेवलप और आज के मानव की ओर पहुंच गए, ठीक है डियर। तो डियर आज के चैप्टर को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इससे पहले कुछ मोस्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको बता देते हैं हम आपको, कि हमारी जो भी जितने भी तमाम क्लास है, अगर आप पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो द स्टडी अलाइन टेलीग्राम चैनल पर जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको तमाम पीडीएफ मिल जाती है। और हरिचंद बैरवा के नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी, और फेसबुक ग्रुप है जिस पर आपको तमाम चीज़ें मिल जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी सारी क्लासेज की जितनी भी हैं। और फेसबुक पे आप यहाँ पे इस लिंक पे कनेक्ट रह सकते हैं, और ट्विटर पे आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार करें, आपको जल्दी क्लास आएगी, पूरा का पूरा क्लास करवाया जाएगा आपको। तो आज की क्लास को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।